नमस्कार। आज हम सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर एक गहरी नज़र डालेंगे जो इस कानून की असली ताकत और उसकी सीमाएं दोनों तय करते हैं। जी नमस्कार। और ये जो धाराएं हैं ये वाकई बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें धारा 21 से लेकर 24 तक की एक काफ़ी अच्छी समझ देते हैं। बिल्कुल। इन चार धाराओं को अगर आप एक साथ देखें तो ये एक तराजू की तरह काम करती हैं। तराजू? कैसे? देखिए, एक पड़े पर है व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों का संरक्षण और जाहिर है देश की सुरक्षा। और दूसरे पर? और दूसरे पड़े पर है आम नागरिक का जानने का अधिकार और सरकार की जवाबदेही। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश इसी संतुलन को समझने की है। हम देखेंगे कि ये कानून कैसे एक तरफ अधिकारियों को बिना डरे काम करने की हिम्मत देता है और दूसरी तरफ देश के कुछ सबसे शक्तिशाली खुफिया संगठनों पर भी कुछ लगाम लगाता है। चलिए तो फिर इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहली कड़ी से, धारा 21 सद्भावना में की गई कार्रवाई का संरक्षण। सुनने में ये थोड़ा सा कानूनी लगता है। सरल शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये सरकारी अधिकारियों के लिए एक तरह की ढाल है, एक शील्ड। ढाल? हाँ, ये धारा कहती है कि अगर किसी अधिकारी ने आरटीआई कानून के तहत कोई काम अच्छी नीयत से यानी सद्भावना में किया है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा। अगर कोई जनसूचना अधिकारी, जिसे पीआईओ कहते हैं, हाँ। मुझे कोई जानकारी देता है और बाद में उस जानकारी से मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं सीधा उस अधिकारी पे केस नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। जब तक आप ये साबित नहीं कर देती कि उस अधिकारी की नीयत खराब थी या उसने जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए ऐसा किया था। ये प्रावधान बहुत बहुत जरूरी है। आप सोचिए, अगर हर छोटे बड़े फैसले पर अधिकारी के सर पर ये कोर्ट कचहरी की तलवार लटकती रहे, एक तरह से उन्हें निडर होकर अपना काम करने की आजादी देती है। लेकिन एक सवाल उठता है, इस सद्भावना वाली ढाल का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है ना? बहुत अच्छा सवाल है और यही इस प्रावधान का सबसे बड़ा आलोचना का विषय है। कोई भी अधिकारी जानबूझकर जानकारी छिपाकर या गलत जानकारी देकर ये दलील नहीं दे सकता कि उसने तो सब नेक नियति से किया। दे सकता है और ऐसा होता भी है, लेकिन देखिए, कानून कहता है कि संरक्षण सद्भावना में किए गए काम को है। अगर कोई नागरिक ये साबित कर दे कि अधिकारी ने जानबूझकर यानी दुर्भावना से जानकारी रोकी या गलत दी तो ये ढाल हट जाती है। हाँ, तो ये ढाल हट जाती है। मानना पड़ेगा कि इसे साबित करना अक्सर मुश्किल होता है, पर इसका मकसद ईमानदार अधिकारियों को बेवजह की परेशानियों से बचाना है, न कि बेईमानों को खुली छूट देना। तरफ कैसे झुकता है, यहीं पर शायद अगली धारा तस्वीर में आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब आता है नागरिक का सबसे बड़ा हथियार, धारा 22, अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होना। अधिभावी प्रभाव इसका असर बाकी सब पर भारी पड़ेगा। हाँ। तो क्या सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि आरटीआई इज द बॉस? हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। ये इस पूरे कानून की आत्मा है। अच्छा। ये धारा साफ साफ कहती है कि अगर किसी दूसरे कानून में कोई ऐसी बात लिखी है जो जानकारी देने से रोकती हो और आरटीआई कानून कहता है कि जानकारी दी जानी चाहिए, तो आरटीआई कानून की ही बात मानी जाएगी। हमेशा आरटीआई की ही बात मानी जाएगी। और इसमें वो मशहूर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी शामिल है। खास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो 1923 का एक ब्रिटिशकालीन कानून है और जिसका मूल मंत्र ही गोपनीयता है। आप सोचिए, 2005 से पहले सरकार का जो डिफॉल्ट मोड था वो था सब कुछ गुप्त है जब तक हम बताने की इजाजत ना दें। सही बात है। धारा 22 ने इस स्विच को पूरी तरह पलट दिया। अब डिफॉल्ट मोड है, सब कुछ सार्वजनिक है जब तक कानून इसे छिपाने की कोई ठोस वजह ना दे। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये सत्ता के समीकरण को बदलना है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब अब कोई अधिकारी ये कहकर नहीं बच सकता कि सॉरी, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। नहीं बच सकता जब तक कि वो जानकारी खुद आरटीआई कानून की धारा 8 के तहत आने वाली किसी छूट में ना आती हो, जैसे देश की संप्रभुता या सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला। अच्छा। लेकिन अब वो पुराने कानून का बहाना बनाकर जानकारी नहीं रोक सकते। धारा 22 ने पारदर्शिता को नियम बना दिया है और गोपनीयता को अपवाद। और ये हर नागरिक को प्रभावित करता है। बिल्कुल।
क्योंकि ये उनके जानने के अधिकार को एक असली ताकत देता है। ठीक है, तो धारा 21 ने अधिकारी को ढाल दी और धारा 22 ने नागरिक को एक तरह की तलवार। लेकिन जब ये ढाल और तलवार टकराएंगे, मतलब कोई विवाद होगा, तो फैसला कौन करेगा? क्या हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं? यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? और वो है धारा 23, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक। रोक? मतलब हम कोर्ट नहीं जा सकते? ये तो थोड़ी अजीब बात है। पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत व्यवहारिक सोच है। आप बताइए, आरटीआई का मकसद क्या है? जानकारी जल्दी मिलना। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आरटीआई से जुड़े मामले हमारी सामान्य सिविल अदालतों में जाने लगते तो क्या होता? फिर तो तारीख पर तारीख। वही, सालों तक केस चलता रहता और उस जानकारी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अच्छा, तो मतलब ये है कि आरटीआई ने अपना एक अलग इकोसिस्टम बना लिया है। अपनी ताकत यानी धारा 22 और अपने झगड़े सुलझाने का अपना तरीका यानी धारा 23। हाँ, ताकि ये बाहरी दखलंदाजी से बचा रहे और तेजी से काम कर सके। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, अपना इकोसिस्टम। अगर आपको जन सूचना अधिकारी के फैसले से शिकायत है तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? आप उसी विभाग के एक सीनियर अफसर यानी प्रथम अपीली अधिकारी के पास अपील करेंगे। ये एक तरह से डिपार्टमेंट का अंदरूनी कोर्ट है। और अगर वो भी नहीं सुनते? अगर वो भी आपके नहीं सुनते, तब आप असली रेफरी यानी केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास जाते हैं, जो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था है। तो एक पूरा तय रास्ता है। हाँ, ये एक विशेष और समयबद्ध रास्ता है जो सुनिश्चित करता है कि मामले जल्दी निपटें। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा बहस और दिलचस्पी पैदा करता है, जहां ये कानून खुद अपनी सीमाएं तय करता है। आप बात कर रहे हैं धारा 24, अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू न होना। हाँ, ये वो धारा है जो कुछ सरकारी एजेंसियों को आरटीआई के दायरे से मतलब बाहर रखती है। कौन है ये संगठन और ये छूट कितनी बड़ी है? देखिए, इस धारा के तहत कानून की दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल में कुछ संगठनों के नाम दिए गए हैं जिन्हें आरटीआई से छूट मिली हुई है। कौन से संगठन है ये? ये मुख्य रूप से देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, अच्छा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ वगैरह। तर्क ये है कि इन संगठनों का काम इतना संवेदनशील होता है कि अगर इनकी हर जानकारी सार्वजनिक होने लगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। चलिए एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर ये धारा नहीं होती तो क्या कोई भी नागरिक आरटीआई डालकर ये पूछ सकता था कि रॉ के कितने एजेंट किस देश में काम कर रहे हैं? सैद्धांतिक लोग से हाँ पूछ सकता था। और आप समझ सकती हैं कि इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते थे। सही बात है, इसीलिए संतुलन बनाया गया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, क्या? ये छूट असीमित नहीं है। ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है इन एजेंसियों के लिए। मतलब इसमें भी कुछ शर्तें हैं। दो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो इस छूट पर लगाम लगाती हैं। पहली क्या है? पहला, अगर मांगी गई जानकारी भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी है तो ये छूट लागू नहीं होगी और जानकारी देनी ही पड़ेगी। मतलब कोई भी एजेंसी ये कहकर नहीं बच सकती कि हम एक सुरक्षा संगठन है, इसलिए हम अपने यहाँ हुए भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं बच सकती। भ्रष्टाचार के मामले में कोई छूट नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व है। और दूसरा सेफ्टी वॉल्व है मानव अधिकारों का उल्लंघन। अच्छा, अगर जानकारी मानव अधिकारों के हनन के आरोपों से जुड़ी है तब भी ये छूट हट जाती है, जानकारी देनी होगी। लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त प्रक्रिया है। वो क्या है? ऐसी जानकारी देने से पहले संबंधित सूचना आयोग की मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, एक और चेक लगाया गया है। हाँ, ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानवाधिकारों के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई बेहद संवेदनशील जानकारी बाहर न चली जाए। ऐसे मामलों में जानकारी देने के लिए सामान्य 30 दिन की जगह 45 दिन का समय भी मिलता है। तो क्या ये जो छूट वाली लिस्ट है ये पत्थर की लकीर है या इसमें बदलाव हो सकता है? नहीं, ये पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करके इस लिस्ट में किसी नए संगठन को जोड़ सकती हैं या किसी पुराने को हटा सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन इसकी एक लोकतांत्रिक जांच भी है। ऐसी किसी भी अधिसूचना को संसद या राज्य विधानमंडल के सामने रखना अनिवार्य है। तो अगर हम इन चारों धाराओं को एक साथ रखकर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। धारा 21 अधिकारियों को काम करने की हिम्मत देती है। धारा 22 नागरिक को बेहिसाब ताकत देती है। हाँ। धारा 23 विवादों को सुलझाने का एक तेज रास्ता देती है। और धारा 24 राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच एक बहुत ही नाजुक रेखा खींचती है। आपने इसे खूबसूरती से सारांशित किया है।
ये चारों धाराएं मिलकर इस कानून का दिल और दिमाग बनाती हैं। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये प्रावधान ईमानदार प्रशासन की रक्षा करते हैं, आरटीआई की सर्वोच्चता सुनिश्चित करते हैं, अदालती हस्तक्षेप को सीमित करते हैं और बहुत सावधानी से छूट को परिभाषित करते हैं। यह इस कानून के निर्माताओं की बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। तो आज हमने आरटीआई अधिनियम की उन 4 महत्वपूर्ण धाराओं को समझा जो पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के इस जटिल रिश्ते को परिभाषित करती हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? जैसा कि हमने चर्चा की, सरकार इस छूट वाली सूची को बदल सकती है। ये एक सवाल खड़ा करता है, पारदर्शिता के इस युग में यह तय करने की प्रक्रिया खुद कितनी पारदर्शी होनी चाहिए कि किन संगठनों को जनता की नजरों से दूर रखा जाए। सही बात है। क्या किसी संगठन को इस सूची में जोड़ने या हटाने का आधार और उसकी वजह एक सार्वजनिक बहस का विषय नहीं होनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है।